Hello, my dear 9th class students. My name is Neha Sachdev and I wholeheartedly welcome you to Step Up Academy. और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी सेकेंड पोम की एक्सरसाइज। सेकेंड पोम जिसको हमने लिया है आपकी मेन रीडर बुक, जिसका टाइटल है बिहाइव, और जो पोम 2 है उसका नाम है विंड। तो हम इस पोम के बारे में वर्ड टू वर्ड समझ चुके हैं, जहाँ पे हमें समझ में आया कि ये जो विंड है ये किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है, किसका सिंबल है विंड। हम बोलते हैं ना हमारी लाइफ में, जैसे हम बोलते हैं उसकी लाइफ में बहुत बड़ा तूफान आया, छोटे मोटे तूफान तो आते रहते हैं, तो ये तूफान किसको रेफर कर रहे हैं? जो विंड है, तेज हवाएं जब आती हैं, जो डिस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रक्शन करती हैं, चीजों को क्रम्बल कर देती हैं, डैमेज कर देती हैं, ब्रेक कर देती है, ऑल टुगेदर डिस्ट्रक्शन ही क्रिएट करती है। तो ये विंड किसको रेफर करे, किसका सिंबल है? तो विंड हमारी रियल लाइफ में ये उस चीज को सिग्निफाई करे जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, जो ऑब्स्टिकल्स आती हैं, जो हर्डल्स आते हैं, जो हिंड्रेंसेस आते हैं, जो डिफिकल्टीज आती हैं, उनको विंड यहाँ पे रेफर कर रहा है। तो विंड यहाँ पे सिंबल है प्रॉब्लम्स का, एडवर्सिटीज ऑफ लाइफ का। और यहाँ पे पोम में पोएट ये बताना चाहते हैं कि जो बहुत ही कमजोर है, ऑल्सो फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, जो इंसान कमजोर है वो खत्म हो जाएगा और जो स्ट्रॉन्ग है वो और स्ट्रॉन्गर बन जाएगा। तो यहाँ पे हिडन मैसेज ये देना चाहते हैं कि हम सबको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि दिस इज फॉर श्योर कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगी, सबके लाइफ में आती हैं। और हमें कभी गॉड से कंप्लेन नहीं करनी चाहिए कि वाई मी, इट इज रादर ट्राई मी, कि मुझे ट्राई करिए, आई एम स्ट्रॉन्ग एनफ कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी हर्डल अगर मेरी लाइफ में आएगा तो मैं इसको जरूर ओवरकम कर सकता हूं या कर सकती हूं। ठीक है, सो जब हम अपने चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं तो हम खुद समझेंगे कि हमारी पर्सनालिटी कितनी ग्रूम होती है और कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी आउटशाइन करती है। तो हमें इन प्रॉब्लम्स को वेलकम करना चाहिए होल हार्टेडली, बिकॉज यही वो चीज़ें जो हमें कहीं ना कहीं ओवरऑल डिफाइन करती हैं और हमें और स्ट्रॉन्ग बनाती हैं लाइफ के लिए। ठीक है, तो ये ब्यूटीफुल सा जो मैसेज था ये हमारी पोम ने हमें बताया है और हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको जरूर इंप्लीमेंट करना ही चाहिए। तो अब इतने अच्छे वर्ड से हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारी इस कंप्लीट पोम को, जो हम बहुत अच्छे समझ चुके हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स जो दिए गए हैं हमें हमारी बुक में। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को हेड करने से पहले हम समझते हैं अबाउट द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन दिस पोम। तो अगर हम पोएटिक डिवाइसेस की बात करें तो सबसे पहला पोएटिक डिवाइस जो यूज किया है इस पोम में, दैट इज एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है? इज रेपिटेशन। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये भी रेपिटेशन लिखा हुआ है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनाफोरा एंड रेपिटेशन? तो एनाफोरा का मतलब होता है जब कोई वर्ड कॉन्जिक्यूटिव 2 या मोर देन 2 लाइन्स में आ रहा है और वो सेम वर्ड है। सेम वर्ड जब रिपीट होता है 2 या 2 से ज्यादा कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स ऑफ द पैराग्राफ में, तो उसको हम एनाफोरा बोलते हैं। इसमें और इसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पे वर्ड स्टार्टिंग में रहता है। अब कंफ्यूज ना हो जाओ, आपको लंबे समय के लिए याद रहे तो क्या होता है लंबे समय में याद रखने के लिए? निमोनिक टेक्निक। तो यहाँ पे निमोनिक क्या है? यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो, लॉजिकली हम कैसे रिलेट कर सकते हैं कि एनाफोरा, ए आता है स्टार्टिंग में, तो ए स्टार्टिंग में आता है, तो ये पोएटिक डिवाइस हमें बताता है कि कोई सेंटेंस के बिगिनिंग में या स्टार्टिंग में वर्ड आ रहा है और वो कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट्स में या सेंटेंसेस में रिपीट हो रहा है। सो दैट इज एनाफोरा। और कहाँ पे दिया है पोम में? जल्दी से जस्टिफाई कर लेते कहाँ पे एनाफोरा यूज हुआ है इस पोम में। सो फर्स्ट पैराग्राफ में देखें तो पोएट विंड से इंटरैक्ट कर रहे हैं और उसको बोल रहे हैं, विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स फ्रॉम द शेल्फ. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. तो यहाँ पे don't do this, don't. ये repeat हुआ है at the beginning और at the start of the sentence. ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें you और you are, ये repeat हुआ है। तो you का जो repetition है that is also anaphora because beginning में आ रहा है और वो repeat हो रहा है consecutive
कॉन्सिक्यूटिव जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। सो अगेन दिस इज द वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा यूज्ड इन दिस पोम। हेड करते हैं नेक्स्ट सेकेंड पोएटिक डिवाइस विच इज पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफाई करना क्या होता है, किसी नॉन ह्यूमन चीज को जब हम ह्यूमन कैरेक्टर बना देते हैं। मान लीजिए अगर मैं इस स्टाइलिश को बोल दूं वाह यू आर वेरी स्मूथ, यू राइट वेरी स्मूथ, तो मैं ये नहीं करता, मैं इससे लिखती हूँ, ठीक है। सो बट मैं इसको ऐसा बता रही हूँ कि क्वालिटी इसकी समझ में आ रहा है, तो ये मैंने क्या करा, नॉन ह्यूमन चीज को ह्यूमन कैरेक्टर दे दिया। सो दैट इज ओनली पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पे किसको पर्सोनिफाई किया गया, पोम के टाइटल को, दैट इज विंड को। यहाँ पे जब पोएट विंड से इंटरैक्ट करते तो उसको बोलते हैं यू 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 करके, अभी हमने देखा था उससे बात करते तो यू किसके लिए यूज किया जाता है, पर्सन के लिए। तो यहाँ पे विंड को पर्सोनिफाई कर दिया है। सो विंड हैज बीन पर्सोनिफाइड। व्हेन द पोएट सेज यू आर, ही इज रेफरिंग टू विंड एज यू, दैट मींस ही इज ट्रीटिंग विंड एज अ पर्सन। तो यहाँ पे जस्टिफाई होता है हमारा सेकंड पोएटिक डिवाइस व्हिच इज यूज्ड इन दिस पोएम, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। हेड करते हैं थर्ड वन व्हिच इज रेपिटेशन। रेपिटेशन क्या होता है, नाम से ही समझ में आया, रिपीट होना। तो क्या, जब कोई वर्ड रिपीट होता है इन पर्टिकुलर सेंटेंस और वो अब यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं सेंटेंस में, और वो कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंस में भी रिपीट हो, मतलब एक में आया है फिर रिपीट हो रहा है, फिर तीसरे में भी रिपीट हो रहा है, बट इसमें क्या डिफरेंस है, एनाफोरा स्टार्टिंग में रिपीट होता था। रेपिटेशन ऐसा कोई वर्ड चाहे बिगिनिंग में आए, चाहे मिड में आए, चाहे एंड में, कहीं भी आए, बट वो रिपीट हो रहा है, सेम वर्ड है, तो वहां पर हम उसको एक लाइन में 4-5 बार भी आ सकता है, एग्जैक्टली कुछ भी हो सकता है। रिपीट होना चाहिए, कॉन्सिक्यूटिव मतलब एक के बाद वो आना चाहिए, फ्लो में आना चाहिए, ये जरूरी नहीं है बिगिनिंग में, मिड में, एंड में, कहीं भी हो सकता है, पोजीशन चेंज हो सकती है, डिफर कर सकती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेपिटेशन। तो आपको याद है क्रम्बलिंग वाला एग्जांपल, एग्जैक्टली जल्दी से पोम में जस्टिफाई करते हैं कहाँ यूज किया। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वर्ड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स एंड क्रम्बलिंग हार्ट। तो इतना ज्यादा क्यों यूज करा है, एक बार में भी बोल सकते थे क्रम्बलिंग, नो, बट पोएट एम्फसाइज करना चाहते हैं कि कितनी एग्रेसिव विंड होती है, कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन करती है, कि जितनी भी सारी चीजें होती हैं उन सब का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, सारी चीजें टूट फूट जाती है, सारी चीजें बिखर जाती हैं और खत्म हो जाती है। तो इतनी स्ट्रॉन्ग विंड है यहाँ पे, इसको एम्फसाइज, विंड की जो डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टीज हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी डोमिनेटिंग है, इसीलिए पोएट वॉज कंपेल्ड टू यूज वर्ड क्रम्बलिंग again and again, which is a repetition poetic device used in this poem, that is wind. ठीक है, I hope it is clear. जल्दी से रीड करके जस्टिफाई करते हैं। Crumbling is repeated many times to lay emphasis. The poet wants to say that the wind crushes everything that is weak. That is why he repeats the word crumbling. और इससे वो क्या बताना चाहते हैं कि विंड वो सारी चीजों को क्रम्बल कर देती है, वो सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देती जो वीक होते हैं। सो दे आर डिस्ट्रॉय द वीकलिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अलिटरेशन। सो अलिटरेशन क्या है, अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड्स, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, जो वावल्स नहीं होते, यस वावल्स नहीं होते तो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वावल्स क्या होता है, ए आई ओ यू वावल्स होते हैं, और यहाँ पे हम बात करें बी सी डी एफ जी एच के एल एम एन की, जो वावल्स नहीं होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड, और वो अगर एक साथ रिपीट हो रहा है, मतलब ऐसा कॉन्सोनेंट साउंडिंग अल्फाबेट कॉन्सिक्यूटिव वर्ड्स में बिगिनिंग में आ रहा है, तो उसको हम अलिटरेशन बोलेंगे। जैसे कि मैं बोलूं कि पुअर पर्सन, तो पी पी का रेपिटेशन हुआ यहाँ पे। पी क्या है, कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड, वो कॉन्सिक्यूटिव वर्ड्स में फर्स्ट अल्फाबेट पी पी आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अलिटरेशन। जल्दी से चेक कर लेते हैं पोम की रेफरेंस में। द रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड इन क्लोज कनेक्शन, जैसे कि विन, विनोज, विंड क्या करती है, जब हवा आती है तो वो विनो कर दे, जो भी हल्की चीज होती है उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देती है। जैसे हम विनोइंग करते हैं ना, गेहूं को ऐसे छानते हैं, तो दैट इज विनोइंग। जैसे हिंदी में शायद बरसाना बोलते हैं, राइट। वॉन्ट वॉन्ट, डब्ल्यू डब्ल्यू का रेपिटेशन, डब्ल्यू डब्ल्यू का रेपिटेशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब कॉन्सोनेंट
साउंडिंग अल्फाबेट बिगिनिंग ऑफ द वर्ड में कॉन्जुगेटिव तरीके से रिपीट होता है तो उसको हम अलिटरेशन बोलते हैं। हेड करते हैं लास्ट पोएटिक डिवाइस जो यूज किया है पोएम विंड में, दैट इज सिंबॉलिज्म। और ये मेन चीज है, यहाँ पे विंड किसका सिंबल है, विंड किसको सिग्निफाई कर रहा है, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहा था, एब्सोल्युटली एडवर्सिटीज ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ में जो बहुत ही बुरी सिचुएशंस या बुरी बुरी कंडीशंस आती हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं जो हमें प्रॉब्लम में डाल देते हैं, जो बहुत ही सैड ईयर्स होते हैं, उन सारी चीज़ को, जितने प्रॉब्लमेटिक चीज़ें उनको यहाँ पे विंड बोला गया है। लाइफ में ऐसे बोलते हैं भाई ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफान आए, तो एक्चुअल में तूफान नहीं होता, वो जो हमने जियोग्राफी में पढ़ा था वो वाले विंड्स की बात नहीं करते। वहाँ पे विंड किसको सिंबल करे, वो तूफान किसको सिंबल करे, सो प्रॉब्लम, चैलेंजेस, डिफिकल्टीज और एडवर्सिटीज ऑफ लाइफ जो एक ह्यूमन लाइफ में एनकाउंटर होती ही होती हैं। सो लेट्स चेक विद सिंबॉलिज्म। सिंबॉलिज्म मींस दैट द थिंग रेफर्स टू सम अदर थिंग। अब यहाँ पे यूज तो विंड करा, लेकिन ये रेफर किसको करा, एडवर्सिटीज ऑफ लाइफ दैट एनकाउंटर्स इन ह्यूमंस लाइफ। सो द विंड इज अ सिंबल, इट रेफर्स टू द चैलेंजेस इन लाइफ। ही इज यूजिंग विंड, द पोएट यूज कर रहे हैं विंड को एज अ सिंबल फॉर द एडवर्सिटीज इन आवर लाइफ। जो हमारी लाइफ में जो एडवर्सिटीज होती है, जो प्रॉब्लम्स होती है, उनको यहाँ पे विंड बोला गया है। आई होप ऑल दीज 5 पोएटिक डिवाइसेस आर वेरी क्लियर और आपको बहुत अच्छे से जस्टिफाई हो गई कहाँ कहाँ पे पोम में यूज करे गए। अब जल्दी से विदाउट वेस्टिंग पेनीज टाइम हम स्टार्ट करते हैं विद द डिस्कशन ऑफ द important and extra question answers which are given after the completion of your poem from NCERT book। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी आती थिंकिंग अबाउट द पोम का क्वेश्चन नंबर 1, what are the things the wind does in the first stanza। फर्स्ट स्टैंजा में विंड क्या करती है, जब पोएट विंड से इंटरैक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं, उसको बच्चे जैसे समझाते हैं, विंड वॉक स्लोली, सॉरी ब्लो स्लोली, धीरे चलो, मूव स्लोली। और फिर बोलते हैं विंड प्लीज, और क्या क्या नहीं करने के लिए बोलते हैं, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, डोंट स्कैटर द पेजेस, डोंट टीयर द पेजेस ऑफ द बुक, और बोलते हैं कि डोंट थ्रो द बुक फ्रॉम द शेल्फ, ये सब मत करो। और फाइनली वो यही करती है। ठीक है, जस्टिफाई कर लेते हैं विद रेफरेंस टू पोम। Wind, come softly. Don't break the shutters of the window. Don't scatter the papers. Don't throw the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. तुमने ये सब करा, क्या करा? You tore the pages of the book. You brought rain again. तुमने ये सारी चीज़ जो मैंने मना करी थी वो सब करा, और तो और क्या करा, खुद तो आई और अपने साथ रेन भी लेकर आई। तो ये सारी चीज़ें करी गई हैं by the wind in the first paragraph. So what are the things the wind does in the first stanza? बहुत अच्छे justify कर लिया, जल्दी से रीड कर लेते हैं। The wind breaks the doors or the shutters of the window, scatters the papers, पूरे papers होते हैं वो इधर उधर बिखर जाते हैं, and throws down the books from the shelf, और क्या करती है, also tears the pages of the books and brings rain, और सबसे बड़ी चीज़ क्या करती है, खुद तो तूफान एक आता ही और अपने साथ बारिश भी लेके आ जाती है। So this is what all done by wind in stanza 1। जल्दी से हेड करते हैं with question number 2। Have you seen anybody winnow grain at home or in a paddy field? या कभी आपने किसी को देखा है क्या विनो करते हुए, या तो कभी घर पे देखा होगा, या जो पैडी फील्ड्स होती हैं जहाँ पे चावल उगते हैं, वहाँ पे आपने क्या ऐसे किसी को छानते हुए देखा, जिसको हिंदी में बरसाना बोलते हैं। So what is the word in your language for winnowing? और इस winnowing के लिए क्या वर्ड यूज किया गया, क्या टर्म यूज करी जाती है आपकी अपनी लैंग्वेज में, मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लेमैन में क्या बोलते हैं मेरी लैंग्वेज में वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, What do people use for winnowing? Give the words in your language if you know them। जल्दी से इसका आंसर चेक कर लेते हैं। Yes, I have seen ladies winnow grain in my village. People winnow grains to remove। क्यों लोग ऐसा क्यों करते हैं? आपने देखा होगा ना, गेहूँ अगर वो एक एक करके दाने को साफ करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा, वो तो टन्स ऑफ सैक्स पैक होते हैं, तो बहुत टाइम टेकिंग एक्टिविटी। तो क्या किया जाता है, एक फैन लगा दिया जाता है हाई स्पीड में, और ऊपर से लेडीज क्या करती
करती है, एक बड़ी सी ऐसी जूट की ट्रे जैसी होती है, उसको लेती है और उसमें उसमें काफ़ी वीट होता है और उसको ऐसे से करती है, जब तेज़ हवा आती है विंड पे तो जो भी लाइट चीज़ें होती है, जो यहाँ इस पोम में जो वीक होता है, क्या क्या होता है, स्ट्रॉ होता है वीक में, जो तिनके होते हैं ना, जो गेहूं की जो डंडी होती है उसको बोला गया, जो शाफ होता है, जो वीट का जो आउटर कवर होता है, घास भूस जैसे बोल सकते हो, और जिसमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, वो तेज हवा से वो सब उड़ जाते हैं और वो डिस्ट्रॉय हो जाते। तो विंड क्या करती है, विंड विनो करती है, मतलब विंड जो होता है वीक को डिस्ट्रॉय कर देती है, जो उसका काम है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज बोली गई। यस, आई हैव सीन लेडीज विनो ग्रेन इन माय विलेज, पीपल विनो grains to remove straws, chaff and dust found in the grains there. It is called barsana. So this is all about this question's answer. I hope it was very easy to understand. Next बात करते हैं question number 3 की. What does the poet say the wind god winnows? ऐसा poet क्यों बोलते हैं कि wind god winnows करती हैं? wind god क्या करता है? अब god को क्या दिया गया? god को title दिया है भगवान का, because वो इतनी strong होती है कि वो destruction भी कर सकती है और वो strong को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए भी केपेबल होती है। ठीक है, जैसा जब हमने पोम में पढ़ा था तो हमने देखा था अगर कोई छोटी सी फायर है, जैसे आपने देखा होगा बड़े एरिया में कुछ छोटी सी किसी ने आग लगाई और अगर तेज हवा आएगी तो उसको बुझा देगी, तो जो वीक है उसको डिस्ट्रॉय कर देगी ऑल टुगेदर। और अगर हम देखा जाए बड़े बड़े एरियाज में जब आग लगाई जाती है, जब जंगलों को जलाया जाता है, जब खेती को लास्ट में जलाया जाता है, तो क्या होता है, जब तेज हवाएं आती तो आग और फैल जाती है। सो इट इज लाइक एडिंग फ्यूल टू द फायर। तो वही काम करती है विंड, तो वीक को वो डिस्ट्रॉय कर रही है, स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्गर बना रही है। तो इसीलिए पोएट उसको विंड को क्या बोलते हैं, गॉड विंड विनोज। जो भी वीक होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, उनको खत्म कर देती है, उनको रिमूव कर देती है। नाउ The wind god winnows all the things available at home। और यहाँ पे क्या बोला है पोएट ने कि जो विंड गॉड है वो क्या सारी चीज़ों को घर से हटा देते हैं, सब चीज़ों को रिमूव कर देते हैं जो भी घर पे अवेलेबल होती है। जैसे हमने देखा था कि क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग डोर, शटर्स ऑफ द विंडो, ये सारी चीज़ों को वो क्या तोड़ फोड़ देती है, बिल्कुल ख़त्म कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। इतनी पावरफुल और इतनी डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टीज़ होती है विंड गॉड विंड की, राइट। सो जल्दी से हेड करते हैं विद द नेक्स्ट वन, व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड। हाँ, और लास्ट पैराग्राफ में, लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोम में हमने डिस्कस करा था कि अल्टीमेटली या फाइनली अब हमें विंड से फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए, और ऐसी फ्रेंडशिप जो हमेशा के लिए रहेगी और हम हमेशा खुश रहेंगे ऐसी चीज से फ्रेंडशिप करने के लिए। क्यों? बिकॉज जो विंड है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो हमें कंपेल करेगी कि अगर तुम स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे तो मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगी। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ेगा, और जब हम स्ट्रॉन्ग होंगे तो विंड हमें इतना सपोर्ट करेगी कि हमें और स्ट्रॉन्गर बनाएगी, जिससे कि हम एक स्ट्रॉन्गर पर्सनालिटी बन जाएंगे, नॉट ओनली जस्ट फिजिकली बट ऑल्सो इमोशनली एंड मेंटली। ठीक है, सो व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड। हमें क्या करना चाहिए? ऑफ कोर्स हमें स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। जल्दी से चेक कर लेते हैं। द पोएट सजेस्ट दैट वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस एंड फिक्स द डोर्स फर्मली टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड। और अगर विंड से फ्रेंडशिप करनी है, विंड को अपना अच्छा दोस्त बनाना है, तो जो भी घर की वीक चीज़ें होती हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए, जैसे कि शटर्स ऑफ द विंडो और जो भी राफ्टर्स हैं, जो डोर्स हैं, उन सबको फर्मली क्लोज कर लेना चाहिए। बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस, पक्के मकान, मजबूत मकान बनाए, कितनी भी तेज विंड आए उनका कुछ भी बिगड़ ना सके। एंड फिक्स द डोर्स फर्मली टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड। मोरोवर वी शुड बी स्ट्रॉन्ग एनफ टू फेस द डिफिकल्टीज इन लाइफ। और अगर हमने विंड को अपना फ्रेंड बना लिया है तो वो पक्की बात है, विंड तभी हमारी फ्रेंड बनेगी जब हम अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे टू फेस वॉट एवर एडवर्सिटी दैट कम इन आवर लाइफ, और फिर हम सबको होल हार्टेडली वेलकम करेंगे। ठीक है, सो कम एंड ट्राई अस, ऐसी वाली कंडीशन। हेडिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोम मीन टू यू। सो व्हाट वर द लास्ट 4 लाइन्स? जल्दी से पहले पोम को देख लेते हैं और वो हमें क्या बता रही है, उनका क्या मतलब है। सो हियर कम्स द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोम। यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। अब यहाँ से पूछ रहे हैं, जो 4 लाइन्स है वो यहाँ से हैं। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स,
he makes strong fires roar and flourish and his friendship is good, we praise him every day। और यहाँ पे क्या बोला गया, जो मैंने पहले भी एग्जाम्पल में समझाया था आपको कि जो छोटी मोटी फायर्स होती है विंड उनको क्या कर देती है, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जो छोटी मोटी होती है, जो कमजोर होती हैं, राइट। और एट द सेम टाइम क्या करती है, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर, जो बहुत तेज फायर होती है, जो बहुत बड़े एरियाज पे होती है, उनको और रोर और फ्लरिश, और ऐसा लगता है और तेज जल्दी से फैलती जाए, तो रोर करती है और फ्लरिश करती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड। और अगर आप ऐसी डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी वाली से अगर आप फ्रेंडशिप कर लोगे, सो वी प्रेज हिम एवरी डे, आप हर दिन अपनी जिंदगी का बहुत शुक्रगुजार करोगे कि मैंने बहुत अच्छे इंसान से, अच्छी चीज से फ्रेंडशिप करी है, जो मुझे हर दिन गुड से बेटर बना रही है, मुझे स्ट्रांग से स्ट्रॉन्गर की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, तो यही 4 लाइंस हमें बता रही है। जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करना है, क्वेश्चन के आंसर को कैसे फ्रेम करना है। सो इट वाज नॉट द क्वेश्चन। Yes. So what do the last 4 lines of the poem mean to you? जल्दी से चेक करते हैं। The last 4 lines convey the message that those who are not determined and lack confidence face defeat। वो लोग जो बहुत ही determined नहीं होते, जो बहुत ही दृढ़ निश्चय नहीं होते, जिनमें confidence की कहीं ना कहीं कमी होती है, firm determination नहीं होता है जिनमें, वही लोगों को अक्सर हार देखने को मिलती है, वही हार का सामना करते हैं। And those who set their targets and make sincere efforts are not disturbed by any obstacle। और वो लोग जो अपने टारगेट्स को फिक्स कर लेते हैं and make sincere efforts, और फिर dedicatedly, wholeheartedly, with firm determination and courage उन चीज़ों को फुलफिल करने में लग जाते हैं, वो डिस्टर्ब नहीं होते किसी भी टाइप का कोई भी उनकी लाइफ में ऑब्स्टेकल आए। So this was the message which was conveyed by the poet in the last 4 lines of the poem. Now, heading with the next one, how does the poet speak to the wind? In anger or with humor? You must also have seen or heard of the wind crumbling lives. What is your response to this? Is it like the poets? आपका भी ऐसे ही रिप्लाई जैसा पोएट का रिप्लाई था। जल्दी से चेक करते हैं, एक एक पार्ट को हैंडल करते हैं, ठीक है। सो here comes the first one. How does the poet speak to the wind? पोएट विंड से कैसे बात कर रहे हैं, गुस्से में बात कर रहे हैं या बहुत ही मजाकिया तरीके से बात कर रहे हैं, तो जल्दी चेक कर लेते हैं। The poet speaks to the wind with humor. I open that the poet's behavior is pertinent, and I have also seen that I have seen the wind devastating the property mercilessly. The poet invites the wind to attack him and intends to prepare himself for the attack। और यहाँ पे क्या बोला है, पहले क्वेश्चन का आंसर तो हमें समझ में आ गया, तो उससे गुस्से में बात नहीं कर रहे, उससे कितने अच्छे तरीके से बात कर रहे, उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विंड मूव स्लोली, ठीक है, धीरे चलो, धीरे ब्लो करो, विंड डोंट डू दिस, डोंट डू दैट। तो गुस्से में कैसे, गुस्से में अगर तो ऑर्डर देते, डोंट यू डेयर बोलते, स्टॉप डूइंग दिस, ऐसा कुछ बोलते, बट उन्होंने ऐसा नहीं करा, बट बोलते बट यू डिड ऑल दिस, बट तुमने सब कुछ करा, तुमने पेपर्स भी उड़ा दिए, तुमने वो जो बुक के पेजेस थे उनको भी फाड़ दिया, बुक शेल्फ जो शेल्फ पे बुक्स थे उनको भी गिरा दिया, और तुमने विंडो के जो शटर्स थे उनको भी तोड़ दिया, बट तुमने वही सब करा। तो बहुत पोलाइट, यहाँ पे कुछ गुस्सा नहीं, इट्स नॉट एट ऑल एंगर, बट इट इज ऑफ कोर्स ह्यूमर। तो पोएट विंड से बहुत ह्यूमरस तरीके से बात करते हैं। नाउ सेकंड पार्ट कहता है, यू मस्ट ऑल्सो हैव सीन और हर्ड ऑफ द विंड क्रम्बलिंग लाइव्स। आपने सुना होगा कि जब तेज आंधी तूफान आते हैं तो वो क्या करते हैं, ऑल टुगेदर इट इज जस्ट नॉट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी बट ऑल्सो द डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइव्स। ऐसा हमने सुना है, तो क्या आपने ऐसा सुना या देखा है, तो वो हमें यहाँ पे जस्टिफाई करना है। व्हाट इज योर रिस्पॉन्स टू दिस, और आपका रिस्पॉन्स क्या है, क्या पोएट जैसा है क्या, तो जल्दी से वो देख लेते हैं। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है सेकेंड पार्ट। I open that the poet's behavior, अब मुझे ऐसा लगता है कि जो पोएट का behavior है towards wind, that is pertinent, and I have also seen the wind devastating the property mercilessly। और मैंने देखा है कि जब बहुत तेज हरिकेन्स, टॉर्नाडोज आते हैं, बहुत तेज हवाएं आती हैं, आंधी तूफान आते हैं, तो वो पूरी तरफ बर्बादी ही बर्बादी करते हैं। सो आई हैव सीन द डिवास्टेटिंग द प्रॉपर्टी मर्सीलेसली, बेरहम तरीके से जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, जो भी लाइव्स होती है, उन सब का वो नुकसान
नुकसान कर दे, सब चीज़ों को वो तोड़ फोड़ देती, ख़त्म कर देती। पोएट इनवाइट्स द विंड टू अटैक हिम, और फाइनली पोएट क्या बोलते हैं, वो खुद वो इनवाइट करते हैं विंड को कि मुझे अटैक करो, बिकॉज वो जानते हैं कि मैं इतना स्ट्रांग हूँ, विंड मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो फाइनली द पोएट इनवाइट्स द विंड टू अटैक हिम एंड इंटेंड्स टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द अटैक, और अपने आप को वो इतना स्ट्रांग बनाते हैं कि कितनी भी तेज तूफान क्यों ना आए, मैं बिल्कुल डट कर खड़ा हूँ इसका सामना करने के लिए। So these are the words of our poet, and same is the opinion of we people as well. I hope it is very clear. Right, head करते हैं next question की तरफ. The poem you have just read is originally in Tamil. Do you know any such poems in your language? तो कोई तमिलियन कोई पोम पता है? Yes, I know many poems like the one given here. तो बहुत सारी नहीं पता, बट ऐसी एक पता तमिल की पोम जो मैंने अभी अभी पढ़ी है. It's quite humorous because poet भी humorous तरीके से विंड से बात कर रहे हैं, तो हम भी कर सकते हैं ह्यूमरस तरीके से. तो इन ह्यूमरस वर्ड्स के साथ आई शैल टेक योर लीव नाउ, बट मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ. बट उसके लिए यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नोटिफिकेशंस कैसे मिलेंगे? सो टू स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड विद स्टेप अप अकेडमी, आपको चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना होगा और वीडियोस को कंप्लीट एंड तक देखना होगा. So with these words, I shall really take your leave now finally. So till then, take care and bye-bye.